नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बागेश्वर से बड़ी खबर है। बागेश्वर में लगातार धधक रहे जंगल, कई वन रेंजों में भीषण आग लगी है। माल्टा के जंगल भी सुलग रहे हैं। जंगल में चीड़ के पेड़ सुलग रहे हैं। तो लगातार जिस वजह से गर्मी बढ़ती जा रही, जैसे वैसे पहाड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बागेश्वर में लगातार पहाड़ के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। हालांकि आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन आग लगने की घटनाओं की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो अब जंगलों से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। तो बागेश्वर के जंगलों में फैली आग विकराल रूप लेती जा रही है। जिले के सभी हिस्सों में जंगल धधक रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण में धुआं फैल रहा है। बागेश्वर दफौट जिला मार्ग पर जिलाधिकारी कार्यालय के पास भी जंगल में आग लग गई है, जिस पर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आधा जंगल जल गया था। वहीं मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सटे माल्टा के जंगल गुरुवार की सुबह से ही सुलग रहे हैं। जंगल में चीड़ अधिक होने से जंगल की आग को काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा का उपचुनाव चंपावत से लड़ेंगे। अब ये तय हो गया है। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा की ओर रुख करेंगे और कहां से उपचुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर काफी कशमकश थी, लेकिन सीट फाइनल हुई चंपावत। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया। अब खबर थी कि विधायक की सीट छोड़ने पर तो विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अंशदान कहते हुए ठुकरा दिया और धामी को इस सीट का दावेदार बना दिया। कैलाश विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण के आवास पर पहुंचे, खुशी खुशी अपने त्यागपत्र को उन्हें सौंपा और सीएम धामी की देखरेख में सूबे के चहुमुखी विकास करने का दावा किया। पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है, हमको साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद चंपावत सीट से दोबारा चुनाव होगा। बतौर बीजेपी उम्मीदवार धामी मैदान में उतरेंगे। गहतोड़ी को विश्वास है वो विजयी होंगे और पहाड़ पर विकास की नई गाथा लिखेंगे। थक सारे तोड़े हैं और ये मान लीजिए कि अगर घर में मुख्यमंत्री जैसे आदमी का पदार्पण हो रहा है तो इतिहास रचने वाला है और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप मिलिएगा। पहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितना ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री जी वहाँ से हासिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया था, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अब उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना है। टीम न्यूज स्टेट। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने ये सीट सीएम धामी के लिए छोड़ी है, यानी कि ये तय हो गया है कि चंपावत से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। ये सीट हमेशा सत्ता के साथ रही है और यहां बीजेपी का कमल पिछले 2 विधानसभा चुनावों में खिला है। खुद गहतोड़ी मान रहे हैं कि इस बार धामी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। चंपावत विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद
अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि चंपावत सीट से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को विधायक गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि चंपावत से उनका विशेष लगाव रहा है, जिसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है, उस क्षेत्र की जनता का, विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि, और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र से चूँकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए, उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में गहतोड़ी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सीएम धामी उनकी सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। चंपावत के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और मेरे क्षेत्र की जनता की भी डिमांड है, और मैं अपने संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया है। शायद चंपावत का चहुमुखी विकास होना है, छोटा सा जनपद है, कभी जीवन में सोचा नहीं होगा चंपावत में सीएम मिलेंगे हमको। आइए जानते हैं कि चंपावत सीट को बीजेपी ने धामी के लिए क्यों सुरक्षित समझा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 5304 वोटों से हराया था। 2017 में भी कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस खरकवाल को ही पटखनी दी थी, जबकि 2012 में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल ने बीएसपी के मदन सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं चंपावत विधानसभा सीट अल्मोड़ा के अंतर्गत आती है, जहां के सांसद बीजेपी के अजय टम्टा हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को मात दी थी। गहतोड़ी की माने तो जीत का अंतर लगातार बढ़ रहा है और इस बार सीएम के चुनाव लड़ने से रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और हमने जब 2012 में चुनाव लड़वाया था अपने संगठन को, तो बहुत 8000 वोट हमको मिले थे, और जब मैं 2017 में आया तो वहीं जो है हम 37,000 वोटों में पहुँचे थे, और अभी दोबारा हमको जिताया है। मिथक सारे तोड़े हैं, और ये मान लीजिए कि अगर घर में मुख्यमंत्री जैसे आदमी का पदार्पण हो रहा है तो इतिहास रचने वाला है, और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप मिलिएगा। पहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितना ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री जी वहाँ से हासिल करेंगे। यानी रास्ता साफ हो चुका है, मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, और सीधे तौर पे गहतोड़ी ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो विकसित भी होगा, विकास की दौड़ में आगे भी बढ़ेगा, और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि कई सारे क्षेत्र रहे हैं, चंद्रवंशियों की वो राजधानी रही है। तो इसलिए सीधे तौर पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। ये माना जा रहा है कि चंपावत की सीट हमेशा सत्ता का साथ देती आई है, यानी चंपावत से जो पार्टी जीतती है उसी की सरकार बनती है। और वैसे भी सीएम धामी की कार्यशैली को पूरे प्रदेश ने सराहा है। भले ही वो खटीमा से खुद चुनाव हारे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और कोई शक नहीं कि इस बार चंपावत उपचुनाव में धामी नया रिकॉर्ड बना जाए। देहरादून से सुरेंद्र ढसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। चंपावत पहुंचे सीएम धामी चंपावत के गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, और इस दौरान सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। सीएम धामी के इस दौरे को उपचुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। यहां सीएम धामी ने कई घोषणाएं की, साथ ही सीएम धामी ने चंपावत के अमोड़ी में दुर्घटना के पीड़ितों को राहत चेक भी वितरित किए। पहले तो इस क्षेत्र के विधायक कैलाश गहतोड़ी जी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का आभारी हूँ कि वो इतना स्नेह और इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि ये हमारा चंपावत क्षेत्र आने वाले समय में भारत के मानचित्र में इसका एक स्थान हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्यानिकी का क्षेत्र हो या ऊर्जा का क्षेत्र हो, अनेकों स्थानों से बहुत सारे
अन्य विधायक साथियों के भी प्रस्ताव आए थे, उस क्षेत्र के लोगों का भी आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा गोरखनाथ, बाबा गोलियो, हमारे माँ पूर्णागिरी, माँ बहराई, हिंगला देवी, सारे देवी देवताओं का यह आदेश हुआ। उन्होंने ही, मैं समझता हूँ कि यहाँ क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मुझे यहाँ। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सीएम धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस भी इस उपचुनाव को बेहद मजबूती से लड़ना चाहती है, लेकिन चुनाव से पहले चंपावत सीट पर कांग्रेस नेता हिमेश खरकवाल से बात की जाएगी। वो क्या चाहते हैं? देखिए, पहले हिमेश भाई से बात चर्चा हम करेंगे, क्या वो चाहते हैं, उनकी भी राय ली जाएगी और पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय किया जाएगा। हम लोग सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके साथ भी चर्चा विमर्श करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। क्योंकि मैं गंभीरता से इस चुनाव को लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्टी जीत के लिए इस लड़ाई को लड़े। देहरादून में बीजेपी के सोशल मीडिया में ई गवर्नेंस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें सीएम धामी ने जहां पर विपक्ष को जमकर घेरा, तो वहीं कार्यकर्ताओं को भी ई गवर्नेंस में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर मंत्र दिया। देश के अंदर 3 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। पहले प्रकार की विचारधारा क्या है? वो लेफ्टिस्ट। ऐसे लोग जिनको देश से कोई लेना देना नहीं हो, देश की पहचान से, देश की अस्मिता से, देश की संस्कृति से, राष्ट्र से जिनका कोई लेना देना, उसमें आती हैं वो पार्टियां, लेफ्टिस्ट पार्टियां। दूसरे नंबर पर आती हैं मिडलिस्ट पार्टियां, जिनका अपना देश के बारे में कभी कोई विचार नहीं। ऐसी पार्टियां, इसमें कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां, परिवारवाद से चलने वाली पार्टियां, ये सब पार्टियां। और तीसरे नंबर पर आती है कौन सी पार्टी? नेशनलिस्ट, जिसमें हम लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आती है, जो कहते हैं कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी। हरिद्वार जिले के विपक्ष के विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में बैठक की, जिसमें कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय विधायक मौजूद रहे। सभी विधायक बैठक में बिजली कटौती, कानून व्यवस्था के साथ अधिकारियों के रवैये से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत डीजीपी और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक करेंगे। साथ ही यदि सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। हम लोग जब बात रख रहे हैं पुलिस आला अधिकारियों के सामने, तो वो हमको सिर्फ आश्वासन देके एक तरीके से मैं कहूँ टरका रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरा अमला जो है, प्रशासन जो है रोज में काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि कन्नी काट रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं रहेगा प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्य में जो शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है, अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, शांति सौहार्द खतरे में दिख रहा है साफ, तो कैसे होगा? बैठक में ये तय हुआ है कि हरिद्वार में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। चारों तरफ कियोस हुआ है, कभी कहीं कोई घटना घट रही है, कभी कोई घटना घट रही है। इसके संबंध में अब सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और ये तय हुआ है कि इसके संबंध में हम अधिकारियों को अवगत कराएंगे और डीजीपी से समय लेंगे, उनको भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन कराए जाने के मुद्दे पर कहा है कि सिर्फ 4 धाम क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बीच वेरिफिकेशन के मामले को लेकर धामी ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि उत्तराखंड कोई शरणालय नहीं है। उत्तराखंड आकर कोई शरण का इसको न समझे, ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है कि आके आपने आराम कर लिया या कुछ दिनों यहाँ बिताकर चले गए। तो उसके लिए हमने कहा है हम ड्राइव चलाएंगे और हमारा एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, उसी में हम सबको आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। दरअसल बीते दिनों संतों ने मांग की थी कि 4 धाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इसके बाद सीएम धामी ने वेरिफिकेशन करने की बात कही थी। अब सीएम ने साफ कह दिया है कि ये केवल 4 धाम यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए था बयान। ये समग्र उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामरिक दृष्टि से हो या धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से हो या संस्कृति की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड
एक अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ हमारा प्रदेश है, तो यहाँ की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का जो अपना एक धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का जो केंद्र है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि केवल चारधाम यात्रा के दौरान लोगों का वेरिफिकेशन होगा, लेकिन अब सीएम ने साफ कर दिया है कि ये पूरे प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। हरिद्वार में चलेगा 10 दिन तक सत्यापन अभियान। हरिद्वार एसपी सिटी ने जानकारी दी है। स्लम एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, बस्ती, गांवों में भी सत्यापन किया जाएगा। ट्रैवल एजेंट, बस, टेम्पो को भी चेक किया जाएगा। जानकारी छुपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और सीएम धामी के वेरिफिकेशन कराने के निर्देश के बाद अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। हरिद्वार प्रशासन 10 दिनों तक जिले में सत्यापन अभियान चलाएगा, जिसकी जानकारी हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। एसपी सिटी ने बताया कि वेरिफिकेशन को लेकर स्पेशल ड्राइव में हरिद्वार के सभी स्लम एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, बस्ती और गांवों को चिन्हित कर सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैवल एजेंट, बस, रिक्शा, टेम्पो आदि को भी चेक किया जाएगा और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि सत्यापन अभियान में जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 10 दिनों की स्पेशल ड्राइव उच्चाधिकारी गण हैं उनके आदेश पे की जा रही है, क्योंकि हमारा चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और इस चारधाम यात्रा के दौरान जो ट्रैवल एजेंट हैं बाहर से भी गाड़ियाँ मंगाते हैं, जिससे कि यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा, टेम्पो, रिक्शा वाले और जो ठेले हैं और जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और जो टेनेंट रहते हैं, उन सबका सघन अभियान चलाया जाएगा। थाने वाइज उनके पॉकेट्स डिसाइड किए जा रहे हैं। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रही हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारियों में जुटी है। मंदिर में इस समय रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। कोरोना काल में 2 साल से मंदिर में रंगाई का काम ठप था। माना जा रहा है कि इस बार ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री आएंगे, जिसके लिए प्रशासन भी तैयार है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से हो रही है और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति भी यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर पूरे मंदिर भर में तरह तरह की नक्काशियों से बनाए गए लकड़ी के आकार देखने को मिलते हैं। हर साल इनका रंग रोगन होता था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से इसकी रंगाई नहीं हो पाई है। इस बार इनके रंग रोगन का काम चालू है। 2 साल बाद जब यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा, तब यहाँ की रौनक फिर लौट आएगी। खासकर पर्यटन विभाग चारधाम यात्रियों की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले हर एक श्रद्धालुओं को सहूलियत हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट। रुद्रप्रयाग के पवित्र धार्मिक स्थल त्रियुगी नारायण को कुछ लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना लिया है। साथ ही शादी को लेकर इस जगह को बिजनेस बना दिया गया है, जिसका तीर्थ पुरोहित और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग का त्रियोगी नारायण शिव पार्वती विवाह का स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसलिए त्रियोगी नारायण स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में लोग विवाह करने पहुँचते हैं। लेकिन अब इस जगह पर कुछ एजेंटों ने शादी को व्यावसायिक रूप देना शुरू कर दिया है, जिसका ग्रामीण और तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। पूर्व में लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी, उस प्रकार से विवाह करते थे। लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अयासी का अड्डा बना रखा है और रात भर पार्टियाँ हो रही हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया है और जिससे गाँव में अराजकता का माहौल फैल रहा है। वैसे तो इस जगह को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देश भर में जाना जाता है,
लेकिन अब ये पवित्र जगह कुछ लोगों के लिए व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल होने लगी है, तो यहाँ पर अय्याशी भी होने लगी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। इसके खिलाफ गांव वालों ने एक मीटिंग बिठाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो बाहरी एजेंट हैं उन पे एकदम रोक लगा दी जाए, जिसका ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार और एसपी महोदय रुद्रप्रयाग, उप जिलाधिकारी महोदय उखीमठ और थाना अध्यक्ष सोनप्रयाग सभी को भेज दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय यहाँ पर हो हल्ला और पार्टियां की जाती हैं, जिसका विरोध लगातार होता रहा है और अब ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा है कि अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर ग्रामीणों को ही कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 19 अप्रैल को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई और अब कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने कमर कस ली है। कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर मास्टर ट्रेनरों को एक बैठक आयोजित की गई। मूल्यांकन का कार्य 25 अप्रैल से 9 मई तक किया जाएगा। परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि इस बैठक के जरिए मास्टर ट्रेनरों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान पारदर्शिता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 20 तारीख को हमारी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। 25 तारीख से मूल्यांकन कार्य होना है, उससे संबंधित ही हमारी कार्यशाला है, जिसमें हमारे ये मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं जिले से। उनको मूल्यांकन में किस तरह की सावधानियां रखनी है, कैसे मूल्यांकन कार्य किया जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। फिर ये जाके अपने जिले में प्रशिक्षण देंगे, उसी के हिसाब से मूल्यांकन कार्य संपादित किया जाएगा। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से फैक्ट्री का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हरिद्वार में भयंकर गर्मी से जंगलों में पानी के स्रोत सूख रहे हैं। ऐसे में पानी की तलाश में जंगली जानवर बाहर आ रहे हैं। कोटद्वार बाईपास पर नहर में गर्मी से राहत पाने के लिए 2 हाथी उतर गए और जमकर गंगा स्नान किया। गंगा के ठंडे पानी में हाथियों ने खूब मस्ती की, मानो पिकनिक मना रहे हों। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।